नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मेरा नाम नीरज है और आज हम बातचीत करेंगे इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी और उसके अंदर अलग अलग दलों के क्रियाकलापों पर। हाल फिलहाल में बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। अब एकदम ताज़ा मामला ये है कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है उसने कांग्रेस के एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया, तो वहाँ बवाल मचा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो उनके सहयोगी हैं अखिलेश यादव, वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सीट का बंटवारा तो हम तय करेंगे, हम देंगे किसको कितनी मिलनी है। ऐसे ही आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ काफ़ी झगड़ा चल रहा है और ममता बनर्जी और कांग्रेस के वहाँ के जो लीडर हैं उनके साथ काफ़ी तनातनी है और वर्बल युद्ध चल रहा है। हालांकि कांग्रेस कहती है कि ऑफिशियल लाइन नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ एक बयान आता है। ऐसे ही अलग अलग घटकों के बीच में ये जो खटपट चलती रहती है, इससे मन में एक सवाल ये उठता है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर वही स्थिति में है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना देख रहे हैं और बाद में चुनाव के बाद देखा जाएगा, क्योंकि विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और केंद्र में एक साथ लड़ने की मंशा रखते हैं। शरद पवार जी यहाँ अडानी के कार्यक्रम में जाते हैं, उसकी भी बड़ी आलोचना कुछ घटक दल करते हैं। तो ये क्या है दरअसल पूरा माजरा और इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी क्या है, इस पर हम आज बातचीत करना चाहते हैं। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी और संजय सिंह एक और वरिष्ठ पत्रकार। मेरा एक निवेदन आप सभी मेहमानों से है कि आज हम एनडीए अलायंस पे बिल्कुल चर्चा नहीं करने आते, हम इंडिया अलायंस पे बात करेंगे। रेफरेंस के तौर पे एक आध लाइन आप डाल सकते हैं, लेकिन एकदम डिबेट उधर मैं उस पर डिस्कस ही नहीं करना चाहता। उनके यहाँ जो चल रहा है उस पर हम कर भी चुके हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन आज हम इंडिया की जो अलायंस है उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है, क्या चल रहा है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रेम कुमार जी, ये 3-4 उदाहरण मैंने आपको गिनाया और एक मध्य प्रदेश में रैली होने वाली थी, वो भी रद्द कर दी गई है। ममता जी सुना कि 2 अक्टूबर को दिल्ली में अपने लेवल पे एक प्रदर्शन कुछ करना चाहती हैं। अधीर रंजन जी के बीच में चल ही रहा है, उनके बीच में। ये दरअसल ये क्या है? मतलब ये बार बार ये कहा जाता है इंडिया अलायंस की तरफ से कि अब कोई नहीं बोलेगा, अब एक संयुक्त जो समिति है कोई वो बोलेगी, या लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा ग्राउंड पे और ऐसा लगता है कि काफ़ी डिफरेंसेज हैं। क्या चल रहा है ये इंडिया अलायंस में? जी वाजपेयी जी, एक और उदाहरण तो आप देना भूल ही गए। कौन सा? कि वायनाड सीट पर CPI लड़ना चाहती है। हाँ, मैं भूल गया था भाई। हाँ, ये भी भूल ही गए, ये भी एक है। हाँ, तो ये स्थिति है। जो इंडिया गठबंधन बना है, अलग अलग दलों का समुच्चय है, यूनियन है, मोर्चा है। तो हम एक बात बस फर्क करना चाहते हैं, वो ये कि उससे सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि जो लोकल लीडरशिप है इंडिया गठबंधन के भीतर, जहां हितों का टकराव है, जैसे पंजाब में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, वहां तो लोकल लीडरशिप तो लड़ेगी भी और अपने आप को सर्वाइवल के लिए भी और फर्स्ट सेकंड होने के लिए। पंजाब को देखें तो पंजाब में तो दोनों पार्टियां ही नंबर 1 नंबर 2 हैं, तो वो दोनों मिल के लड़े तब भी 13 सीट इंडिया गठबंधन के पास, दोनों अलग अलग लड़े तब भी इन्हीं दोनों के पास रहने वाले। तो वहां ये मायने नहीं रखता। हाँ, सेंट्रल लीडरशिप आकर के अगर वहां कुछ पंगाबाजी करता है, कुछ ऐसे बयान देता है जिससे आग भड़क जाए, तब वो गलत माना जाएगा। हाँ, अखिलेश यादव जी का आप उदाहरण कह सकते हैं। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी तो 1 मैन पार्टी होती है। वो मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वही स्टेट लीडरशिप और वही सेंट्रल लीडरशिप सब वही हो जाते हैं। तो अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो ये एक आम सहमति है इंडिया गठबंधन की। जो जहां मजबूत है वो वहीं पर नेतृत्व करेगा। हर कोई नेतृत्वकारी है भाई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अलावा कोई दूसरा थोड़ी तय कर सकता है गठबंधन कैसे हो। वैसे अखिलेश यादव ही तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें देंगे। तो ये स्टेट लीडरशिप के साथ राष्ट्रीय स्तर वाला जो गठबंधन लोकसभा सीट के लिए है, वो कांग्रेस के लोकल लीडरशिप से अखिलेश यादव बात नहीं करेंगे, वो जो कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप से बात करेंगे। यही स्थिति पूरे देश में है। तो अभी जो हितों का टकराव हम देख रहे हैं विभिन्न स्तर पर,
ये बड़ा स्वाभाविक है। स्टेट में हर एक पार्टियां जिनका स्टेक है और वो अधिक से अधिक लेने की कोशिश करेंगी, वो लड़ेंगी भी, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप का काम होता है, जो इंडिया के संयोजक होंगे उनका काम होगा, जो पूरी कलेक्टिव टीम होगी उनका काम होगा कि इन डिफरेंसेस को छोड़ करके राष्ट्रीय स्तर पर कैसे एकजुट रहा जाए। तो यहां तक तो इंडिया के बारे में वाजपेयी जी, आपने कहा एनडीए पर बोलना मना है, लेकिन एक लाइन बोल लेता हूं। मैंने ये कहा प्रेम भाई, मैंने ये कहा कि रेफरेंस के लिए एक आध लाइन डाल सकते, लेकिन पूरी डिबेट उस पर मत ले जाएं, ये मैंने कहा। एनडीए में चर्चा होने लगेगी। अब बस एक लाइन ही बोल रहा हूँ, थोड़ा टेंशन भी हो गया इस बहाने। तो वो लाइन ये है कि टूटन तो उधर दिख रही है, एनडीए में दिख रही है, एआईएडीएम के छोड़ के जा रहा है, उधर तो टूटना ही नहीं चाहिए था, सत्ता का चुंबक था। जेडीएस आ भी तो गया। हाँ चलिए, जेडीएस जुड़ भी गया, सत्ता का चुंबक है, वहां तो जुड़ना चाहिए, वहां से अलग होने के उदाहरण होने भी नहीं चाहिए थे। तो यहाँ इंडिया, जी ये अच्छा आपने याद दिला दिया, मैं तो लाना नहीं चाहता था, लेकिन आप ले ही आए हैं तो आप इसमें सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए, मैं नहीं लाया, देखो आपने क्या हो। जी उस बयान पर, जिस पर एआईएडीएमके ने छोड़ दिया है एनडीए, उस बयान पर इंडिया अलायंस की हिम्मत नहीं कि वो स्टैंड ले ले। वो बयान बच जाते हैं, अरे भैया उनका वो अकेले देखें, वो निजी बयान है, वो उनकी लोकल पर, ये सब कह के बच रहे हैं इंडिया वाले। इन्होंने तो पोजीशन ले ली कि अन्नामलाई के साथ हम खड़े हैं, जिसको जाना है जाए। ये है पोजीशन एनडीए की, जाना है एआईएडीएमके चला जाए, हम अन्नामलाई के साथ खड़े हैं, हम अपनी यूनिट के साथ खड़े हैं। तो ये अगर ऐसा होता तो एलिमिनेशन होता ना, एआईएडीएमके को छोड़ा जाता, ये एआईएडीएमके स्वयं छोड़कर जा रहे। तो उन्हीं को तो तय करना है सर, नहीं, एआईएडीएमके को तय करना है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम इससे सहमत नहीं है। एआईएडीएमके कह रहे नहीं हम आपके सर, तो आप भाई साहब जा सकते हो, आप चले गए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैं खैर ये देखो दोबारा जरा एनडीए की तरफ जा रहे हैं हम लोग, उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने जो बात कही प्रेम कुमार जी, इसमें एक सवाल है। देखिए, आप कह रहे हो कि अपने अपने हित देखेंगे। बंगाल में गाली गलौज जो कह रहे हैं कि भगवान भी उतरा दिन को बचा नहीं सकता, भी हार जाएंगे। पंजाब में आप बताइए, जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, आपको लगता है कि दिसंबर में चुनाव के परिणाम नतीजे आनेंगे हैं विधानसभा के, उसके 1 महीने के अंदर हम सब मन का मैल धो के जुट जाएंगे मोदी जी को हराने के लिए? इतना आसान होता क्या? और पब्लिक को आप ये समझाएंगे स्ट्रेटजी बैठ के, जो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इतना आसान है क्या ये? देखिए, इस बात को मैंने पहले भी कहा कि पंजाब में जो लड़ाई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई है। वो लड़ेंगे, बल्कि एक दूसरे, हो सकता है तोड़ फोड़ भी कर लें, आम आदमी पार्टी से एमएलए भी तोड़ लें या कांग्रेस से आम आदमी पार्टी तोड़ लें, ये भी है। ये वहां की स्टेट यूनिट की लड़ाई है, अस्तित्व की, सत्ता में आने की, एक दूसरे से आगे बढ़ने की। इसको कोई मिटा नहीं सकता। प्रेम कुमार जी, ना बंगाल में भी चुनाव है, ना पंजाब में भी चुनाव है, तो अभी का सर फुटा हुआ लठिया एक दूसरे को? मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अभी ही हो जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि वही दोनों पार्टियां हैं। तो इससे हम राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया के भविष्य को थोड़े तय कर लेंगे कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, तब तो बनता ही नहीं इंडिया गठबंधन। नहीं, इंडिया गठबंधन, प्रेम कुमार जी, इंडिया गठबंधन टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, ये तो बड़ी दूर की बात है। अगर इतने मनमुटाव आपस में है, प्राथमिकता क्या है? ये बना क्यों इंडिया गठबंधन? इसलिए कि हमको मोदी जी को हराना है, इसीलिए बना है ना ये। तो जब आपको ये लक्ष्य आपके सामने रखा है, तो फिर आप हर दिन सर फुटौल, क्या जरूरत है बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा में नेता कोई रोज एक बयान देने की? या तो उनको ऊपर से कहा जाएगा धीरे धीरे तो माहौल बनाते रहो, सीट शेयरिंग में काम आएगी। देखिए, बिल्कुल सही बात करें कि कोई जरूरत नहीं, इससे बचा जा सकता था, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें राजनीति में स्थायी भाव है। आप बोलिए कैलाश विजयवर्गीय जी को क्या जरूरत थी अप्रसन्नता जताने की? मेरी 1% तो अपनी पार्टी से जता रहे सर, वो कमलनाथ जी से थोड़ी कहना कि देखो मेरे को फंसा दिया इन्होंने, वो तो अपनी पार्टी में तो कहेंगे ही। आप भी ना प्रेम कुमार, ये भी अपना गठबंधन में कह रहे हैं इसको। नहीं, ये अपने गठबंधन, ये मैसेज दे रहे हैं, गठबंधन कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहे हैं आप। चलिए दोबारा आता हूं सर। जी प्रेम कुमार जाता हूं दोबारा। रामकृपाल सर, क्या हो रहा है? ये इंडिया स्ट्रेटजी क्या है? आपस में
ये एक हो सकता है, जैसे ये बार बार इन्फेसिस किया जाता है कि हम लोग राज्य में ऐसे ही लड़ते रहेंगे लेकिन केंद्र में मिलकर लड़ेंगे। मैं ये समझना चाहता हूँ राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते, क्या ये ग्राउंड पे इतना आसान होता है कि 1 महीने पहले तक हम एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेके खड़े रहेंगे और बाद में हम लोग मिल के किसी और को हराने के लिए काम करेंगे? क्या ये संभव होता है ग्राउंड पे? देखिए, मेरा हमेशा एक बात मानना रहा है कि जो राजनीति में होता है वो सपने देखता है, वो सपने देखना भी चाहिए, लेकिन एक सच्चाई ये है कि ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। सच्चाई जो है वो बस परख होती है, यथार्थ जो जमीनी है उसको आप केवल इच्छा जता के बदल नहीं सकते। हमारे भाई प्रेम कुमार बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा एनालिसिस उनकी रहती है, लेकिन जैसा वो कह रहे थे, या आप नीरज जी जैसा आपने कहा कि ये जो बना है, एक बात मुझे बताइए कि बना क्या है? जो दरार वहां पड़ती है, जो कोई चीज बन गई हो, अब इस तरह से मिल बैठ करके चाय पी लेंगे तो ये तो अपोजिशन के लोग पहले भी मिलते रहे हैं। अलायंस कहाँ बना है? देखिए, किसी भी चीज के बनने में 2-4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि आपका विजन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, नीति क्या है, रणनीति क्या है, नेता कौन है। जब ये सारी चीजें गायब हैं तो आप मुझे बताइए कि कौन सा गठबंधन बन गया? अभी गठबंधन बनने की इच्छा है, व्यक्त की है। जब तक चीजें स्पेसिफिक, जिसको कहते हैं क्वांटिफाई नहीं होती, राजनीति में एब्स्ट्रैक्ट के माध्यम से राजनीति नहीं की जाती है। बहुत आपको क्वांटिफाई करना पड़ता है। मोदी को हटाएंगे, इसका भी क्वांटिफाई करना पड़ेगा आपको, क्यों हटाएंगे? ऐसे नहीं होता कि मेरी इच्छा है। तो एक बात तो मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी आज हो रहा है, जैसा कि बंगाल से बयान आया, जो पंजाब में चल रहा है, अब आप सोचिए पंजाब में, और जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि ये फाइटिंग जो रीजनल लेवल पर है ये चलती रहेगी, तो मुझे बताइए कि दिसंबर में केजरीवाल छत्तीसगढ़ में जाके कहेंगे कि ये जो मुख्यमंत्री है बहुत करप्ट है और हमारी पॉलिसी नकल कर रही है कांग्रेस और बीजेपी, और उसके बाद दिसंबर में आप कहेंगे कि ये भ्रष्ट है, और मार्च में जाकर के क्रिसमस पर भ्रष्ट कहेंगे और होली पर जाके कहेंगे ना ना जी ये तो साक्षात ईश्वर हैं। तो जनता देख रही है भाई, ये आप इस तरह के बोल बोलेंगे और कहेंगे कि नहीं, हम राष्ट्रीय स्तर पर तो बिल्कुल अभी हम कपड़े फाड़ेंगे, लेकिन मार्च आते आते आप देखिएगा इन्हीं कपड़ों में हम पैबंद लगा लेंगे और जनता को दिखेगा ही नहीं कि हम कभी कपड़े फाड़ रहे थे। तो मेरी ये सदिच्छा हो सकती है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं, जो दूसरी बात आप कह रहे थे कि देखिए जी, एक चीज है, मैं इसको विधानसभा तक नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कह रहा हूं। इस समय एक अनइक्वल फाइट है, अनइक्वल फाइट। एक पार्टी को ज्यादातर उसको खोने की चिंता नहीं है, उसको खोने का डर नहीं है, सिर्फ पाने की चिंता है। एक पार्टी जो 303 सीटों के साथ आई है, उसे खोने का भी डर है और पाने की भी चिंता है। लेकिन एक बात कह रहा हूं, 56 बनाम 303, एक अगर घट भी जाता है, मान लीजिए 100 किलो का वजन का आदमी अगर 85 भी हो जाए और मॉस्क्यूटो वजन का आदमी अगर उतना ही घट जाएगा तो क्या हालत होगी? तो सवाल इस बात का है कि ये जो बहुत अच्छा है जो अलायंस बना है, लेकिन ये चीजें आप समझ लीजिए वोटर वही वोटर देता है। और अगर आप ये कल्पना कर रहे हैं कि राज्यों में वो आपस में कपड़े फाड़ेंगे और केंद्र में जाते ही वो बिल्कुल मोदी विरोधी हो जाएंगे, अभी तक का जो रिजल्ट रहा है उल्टा रहा है। राज्यों में बीजेपी के खिलाफ मैंडेट हुआ था 2018 में, सारे कर्नाटक में हार गई थी, मध्य प्रदेश में हार गई थी, छत्तीसगढ़ में हार गई थी, राजस्थान में हार गई थी, लेकिन 6 महीने बाद हुआ तो उन्हीं स्टेट में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 85% से ऊपर पहुंच गया। अब अगर आप ये ख्वाब पाले हुए हैं कि इतने झगड़े के बावजूद स्टेट में भले झगड़ा हो जाए लेकिन सेंटर में
वो 85% इस बार जो है इंडिया अलायंस को आ जाएगा और साफ हो जाएंगे। तो अच्छी बात है, ये सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। राम कृपाल का सच नहीं होता, ना प्रेम भाई का सच है। सच हाँ, है नहीं, जो वो तो ग्राउंड पे दरअसल यही तो समझना। देखिए, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं या एकेडमिक डिस्कशन में ये सब हो सकता है कि चले, लेकिन ग्राउंड पे चीजें कैसे पैन आउट होती है ये हम समझना चाहते हैं। प्रेम जी आ रहा हूँ, एक मजा संजय जी को शामिल। अच्छा, एक लाइन बोलिए प्रेम कुमार जी, एक लाइन। बस एक लाइन। अच्छा ठीक है, राम कुमार जी एक लाइन आप, फिर एक लाइन आप, फिर संजय जी के पास। 2019 में इस देश के वोटर ने बता दिया है कि नेताओं के गले मिलने से कार्यकर्ता गले नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक जमाने में जब काशी मुलायम मिले थे जी जी, और 2019 में फिर मिले, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि वोटर कहीं नहीं खिसका। तो ये देखिए, जो जमीनी सच्चाई है वो राज्यसभा, वो स्टेट में भी रहेगी, लोकसभा में भी रहेगी। जी प्रेम कुमार जी, बहुत बस एक लाइन बोलना चाहता हूं कि डीएनए खराब था, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। उसके बावजूद जनता ने उन दोनों को एक साथ चुनाव लड़ते हुए देखा और समर्थन भी दिया। तो ऐसा नहीं है, जनता जानती है कि स्टेट लेवल पर पार्टियां कैसे रहती हैं, नेशनल लेवल पर कैसे रहती है, गठबंधन धर्म क्या होता है, ये इन चीजों को जनता जानती। बहुत सारे हम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। जी, आज प्रेम कुमार जी ना बिल्कुल हमारे सेवियर बने। हमारे क्वेश्चन का क्यों यही से निकलता है। संजय कुमार सर, अब बताइए, बिहार की बात करी थी इन्होंने। नीतीश जी थोड़ा सा इस समय कटे कटे से है ना, जो पहले एकदम छाए हुए थे, इंडिया गठबंधन को लीड करते, अब थोड़ा सा वो कटे कटे थे। मुझे नहीं पता, क्या आप लोग बताएंगे मुझे। दूसरी तरफ जो अलग अलग गठबंधन में आप बताया कि आम आदमी पार्टी की खुलेआम जंग चल रही है, अखिलेश जी अपनी एक स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं, इधर आप शरद पवार जी को देख ही रहे हैं, उनको जो मना रहा है वो कर रहे हैं, आपको जो करना है आप अपना देख लीजिए। क्या सोच है ये, क्या स्ट्रेटजी, या कांग्रेस ये सोच रही है कि एक बार विधानसभा निपट जाए फिर देखा जाएगा? क्या मतलब सोच क्या है इसके पीछे? नीरज जी, आप पूछ रहे हैं इसके पीछे सोच क्या है? मुझे लगता है कोई सोच ही नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़े, और एक ही शर्त है, अगर ये गठबंधन बीजेपी को थोड़ा भी मुकाबला या कड़ा मुकाबला देने की मंशा रखता है 2024 के चुनाव में, तो सीधा एक ही उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आप बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करें। अभी तो जो हालात हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और कई पैनलिस्ट ने भी जिक्र किया, उससे तो इंडिया गठबंधन कोसों दूर खड़े दिखाई पड़ता है। आए दिन या कहें रोज आजकल एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नेता पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और यह भी दावा करते हैं कि हम एक गठबंधन के पार्ट हैं। मुझे लगता है कोसों दूर खड़ी है अभी इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की एक साझा उम्मीदवार खड़े कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2024 का चुनाव तो बिल्कुल एक तरफा सा होने लगेगा। जी संजय जी, एक चीज और समझाइए मुझे। कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ी पार्टी और उसका सबसे ज्यादा स्टेक है, वो तो इस बात को थोड़ा बहुत समझ रही होगी, लेकिन उसके भी नेता बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी में आप देखिए, प्रमोद तिवारी को, अजय राय को, वो मतलब वो घोषित चुनाव हुए काफ़ी समय हो गया, रोज एक उलाहना देते हैं अखिलेश यादव को। उधर बंगाल में मोर्चा खोले रहते हैं। तो मान लीजिए ये छोटे दल हैं जिनके उनके स्टेक मान लीजिए कम भी माने हम 24 के लिहाज से, तो कांग्रेस क्यों इसमें कूदी पड़ी हुई है? नहीं, मुझे लगता है नीरज जी, इन सब को जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं और अलग अलग पार्टी और अलग अलग राज्यों में कोशिश हो रही है कि नेशनल लेवल पे हम एक हों, लेकिन जब स्टेट के लेवल पे, क्योंकि वो अपने लोकल कंटेस्ट को देखते हैं, उनको लगता है कि अगर हमने इस वक्त ममता बनर्जी का साथ दिया, मतलब मैं कांग्रेस के नेताओं का जिक्र कर रहा हूं तृणमूल वेस्ट बंगाल के संदर्भ में, उन्हें लगता है हमारा जनाधार खिसक जाएगा और लंबे दौर में तो मतलब फिर हमें कौन याद करेगा, बड़ी पार्टी के साथ जाएंगे। मुझे लगता है क्रिकेट प्लेयर से इन्हें सीख लेने की जरूरत है। अब देखिए, जब आईपीएल होता है, यही सारे प्लेयर जो नेशनल टीम में खेलते होते हैं वो सब एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वॉक ओवर दे देता है, सब अपनी टीम के लिए जी जान लगाते हैं। जैसे ही वो खत्म हुआ और नेशनल टीम के लिए जब आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, सब एकजुट होकर खेलते हैं, उस समय कोई बदला नहीं निकालता।
ऐसा नहीं कहता कि अच्छा आईपीएल के मैच में तो हमारे प्रतिद्वंदी थे और आपने हमारी धज्जियां उड़ा दी थी, तो मैं अब इस वक्त तो साथ नहीं दूंगा। संजय जी, है, बहुत सीख लेने की जरूरत है। इस वक्त अगर आपको 2024 में मुकाबला करना है, आपको स्टेट लेवल कंटेस्ट को भूलना पड़ेगा अगले 3-4 महीने तक। और अगर आप नहीं भूलते हैं, अगर आप आईपीएल के मैच का खुंदक जो है वो नेशनल लेवल पे निकालेंगे नेशनल टीम में, तो टीम तो बर्बाद हो जाएगी, जो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संजय जी, बहुत बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। वर्ल्ड कप अभी होने वाला है, तो पूरी टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेलेगी। आईपीएल अगले साल अप्रैल में है, लेकिन आज से हम उसके प्रोमो बना के चलाने लगे कि अगले आईपीएल में मैं देख लूंगा विराट कोहली की बंगलोर वाली टीम को। तो मेरा सवाल ये था कि न तो बंगाल में चुनाव है, न उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो वहां के नेता क्यों इतना कूद रहे हैं भाई? जब चुनाव आएगा तो देखेंगे। ये मेरा सवाल था कि अभी से क्यों? नहीं, बिल्कुल कोई, अब आपने सवाल पूछा, इसका कोई उत्तर नहीं है, उत्तर उन्हीं से पूछना चाहिए। इसकी कोई वजह नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई राष्ट्रीय है इसके पीछे। हाँ। कोई वजह नहीं है, ना बंगाल में चुनाव है, ना यूपी में चुनाव है। ऐसा होता कि पहले बंगाल और यूपी के चुनाव हो रहे होते, समझ में आती है बात कि चलो यार लोकल कंटेस्ट है, लोकल के लेवल पे पॉलिटिक्स करनी है, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन कोई कंटेक्स्ट नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हो सकता है सर केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय दल इनके जो हैं वो खुद ही बदलो कि माहौल थोड़ा गर्म रखना भाई, सीट शेयरिंग में बहुत काम आने वाला है ये। हाँ, ये तो नीरज जी आप लोगों को ही पता होगा, जो कहते हैं जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े अंदर की बात जो होती है आपको पता होती है, क्योंकि हम रिसर्च में ये बात नहीं आती। मैं तो सवाल पूछता हूँ सर, मेरे कोई सूत्र नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या केंद्रीय नेतृत्व, मुझे नहीं लगता है, अगर मैं अपनी बात कहूं, मुझे नहीं लगता है केंद्रीय नेतृत्व ये शहमात की गेम खेल रही है और वो कह रही है कि भाई थोड़ा माहौल गर्म रखो, इससे सीटें हमें मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व की वीकनेस दिखाई पड़। हाँ, ये पॉइंट हो सकता है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व स्ट्रांग है। हाँ। तो बिकरिंग अनईज होने के बावजूद लोकल लेवल में, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई नेता नाराज भी होते हैं, लेकिन आवाज नहीं उठा पाते। जो कुछ बीजेपी में चल रहा है वो भी एक उदाहरण है उसका। संजय, मैं सेंट्रल लीडर के लीडरशिप की वीकनेस की बात कर रहा हूं, मैं इसको स्ट्रैटेजी के रूप में नहीं मानता। हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ अधीर रंजन बहुत सीनियर लीडर हैं, प्रमोद तिवारी तो 1 दर्जन बार तो विधायक बन चुके हैं, अब वो राज्यसभा में है, अजय राय को अभी स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया। ये सब कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता थोड़ी है कि उद्दंडता कर रहे हैं तो केंद्र कह रहा है ठीक है यार जिला अध्यक्ष ने कुछ बोल दिया होगा। ये इतने बड़े लीडर हैं कि दिन भर दिल्ली में ही रहते हैं। लोकसभा में विपक्षी नेता माना जाता है अधीर रंजन जी को, और जाके वहां पे कहते हैं कि भगवान नहीं बचा सकता टीएमसी सरकार को। संजय कुमार सिंह जी, क्या लग रहा है सर, ये क्या चल रहा है? अच्छा, एक ऐसे ही मैं लाइटर नोट पूछाऊं, कुआं है क्या आप लोगों का बिहार में? नीरज जी, बहुत बात हो गई, 2-3 चीजें। एक तो ये है कि ये इंडिया अलायंस का पूरा पर्पस क्या था, ये बताया गया कि 1 सीट 1 कैंडिडेट अगेंस्ट बीजेपी। अब देख लीजिए कि लगभग 200 सीट पे बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने है, ठीक। तो बाकी जो सीटें बची वही गठबंधन होना है ना। 200 सीट पे तो आमने सामने है, जहां पिछला प्रतिशत आप कई बार बता चुके हैं, 85 से 90% बीजेपी को आई थी और 12-15% करीब कांग्रेस को आई थी, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी। जो सीटें बन जाती है, ये प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? ये कोई नूरा कुश्ती नहीं हो रहा है, ये रियल टाइम जो जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन सामने आ रहा है। 3 बैठकें हुई। पहली बैठक में ये कहा गया कि हम सब साथ में आकर के पटना में आए, बैठे, और नीतीश जी ने बहुत प्रयत्न किया और फलाना किया और चिलाना किया, इसलिए आकर के बैठे। दूसरी बैठक हुई बेंगलोर में 5 सितारा होटल में, वहां सारे लोग गए, खूब वो हुआ। उसमें नाम तय हुआ कि ये जो आप नाम चला रहे हैं I.in.I.a, जिसका नाम बोलने में ही वहां सारे लोग को ये एप्लीकेशन का पूरा क्या फॉर्म है वो बोलने में खड़गे जी ही गड़बड़ हो गए थे, तो बाकी लोग भी तो छोड़ दीजिए। अभी तक तीसरी बैठक हुई, फिर एक 5 सितारा में बेंगलोर में, खूब खान पान हुआ, खूब वो हुई, और कहा गया कि आगे चर्चा हो। अब चर्चा के बाद क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, और आज तक एकमात्र डिसीजन जो इंडिया अलायंस की तरफ से हुआ है वो ये है कि ये 12-14 टेलीविजन एंकर्स को बॉयकॉट कर, डिसीजन के नाम पे यही है। उसके बाद क्या होता है, वो डिसीजन हो गया, उसके बाद आपस में सब कुटवल जो होना ही था वो बिल्कुल सामने आ गया। आपने नीतीश जी का जिक्र किया,
एक सवाल में नीतीश जी की स्थिति देखिए। नीतीश जी कांग्रेस के एम्बेसडर बन करके, उनके एम्प्लॉय होकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बिहाफ पे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और इस तरह के लोग जो कांग्रेस से सीधे बात नहीं कर रहे थे, उनके पास गए। नवीन पटनायक के पास गए थे, लेकिन वहां थोड़ी मतलब इज्जत अफजाई नहीं हुई, थोड़ा उल्टा ही हो गया। बहरहाल, तो ये लोग लेकर के आए। अब जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, नीतीश जी ने पिछली बैठक में बताया, उनको कोई गुणगान नहीं करा था, उन्होंने बताया कि भाई मैंने क्या क्या किया है, याद करो मुझे, मैंने क्या क्या किया है, किस तरह से मैं सबको साथ लेकर के आया। एक नीतीश जी की और प्रॉब्लम बताता हूँ। नीतीश जी उस समय में ये गठबंधन बना रहे थे जिस समय कांग्रेस, कर्नाटका का चुनाव नहीं हुआ था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी नहीं हुई थी, मुख्यमंत्री तो पहले भी थे, आज भी बने रहते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उनके खुद के प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशन थे, जिसके कारण वो लेकर के सबको साथ लेकर के कुंभे को चले। उसके बाद कांग्रेस जीत गई कर्नाटका। उसके बाद और भी कांग्रेस का भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस के अंदर एक उम्मीद का संचार हो गया कि हम जीत जाएंगे और राहुल जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नीतीश जी चले गए पीछे। उसके बाद अब बाकी वहीं पे उन्होंने लालू यादव के समक्ष कहा, जो 15 अगस्त के परेड में, कि यहाँ सोचिए क्या क्या हाल था। नीतीश जी अब दीनदयाल उपाध्याय जयंती भी मना रहे हैं, अटल जयंती भी मना रहे हैं, बाकी सारी चीज भी कर रहे हैं। वो क्या करेंगे भगवान मालिक। दूसरी चीज आई, जो बाकी जगह अलायंस है उसमें स्टेट कौन है? आपके वेस्ट बंगाल में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति हो रही, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है। आपका दूसरा स्टेट है केरला, जो जिस स्टेट में कि लेफ्ट ने कह दिया है कि कांग्रेस के साथ हमारी लड़ाई होगी, राइट। आप चले आइए उसके बगल में तमिलनाडु में अलायंस है, लेकिन तमिलनाडु में सनातन वाला इशू कांग्रेस को बाकी देश के हिस्से में भारी पड़ेगा। तमिलनाडु में अलायंस का गेन कांग्रेस को पिछली बार हुआ था, लेकिन बाकी देश के हिस्से में जिस तरह से होगा, तमिलनाडु का जो इम्पैक्ट है वो इंटरेस्टिंग होगा। उसके बगल में 2 स्टेट हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहां कांग्रेस का कोई, दोनों ही पार्टियों के साथ कोई अलायंस नहीं है। और पिछले बार का देखेंगे नतीजे तो कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा था। कर्नाटका में कांग्रेस पिछले बार भी लड़ी थी अपने साथ में, पिछले बार जेडीएस के साथ लड़ी थी, इस बार जेडीएस इधर है। तो आप स्टेट दर स्टेट चले आइए, दिल्ली चले आइए, दिल्ली में क्या हालत है। इसमें अरविंद केजरीवाल ने अपना गेन किया है कांग्रेस के कॉस्ट पे। ये जो बात है कि स्टेट में चलता रहेगा और सेंट्रल लीडरशिप मतलब यहाँ मिल जाएंगे, चुनाव वर्कर लड़ता है, चुनाव लोकल कार्यकर्ता लड़ते हैं, चुनाव लोकल लीडरशिप लड़ती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश वहां चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव वो लड़ते हैं कार्यकर्ता और सिंपैथाइजर। दोनों, जब दोनों ही मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जो विरोधी है, कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के उनके जो सिंपैथाइजर है वो विरोधी है, उनका पूरा सफाया कर दिया, लॉक स्टॉक बैरल। वही दिल्ली में हुआ था, पूरी तरह से सफाया कर दिया। अगर आप साथ आ भी जाएंगे तो क्या आपके सपोर्टर, क्या आपके सिंपैथाइजर आएंगे? और दूसरी चीज है, जिस तरह का सीट फुटबॉल हो रहा है उसमें आप यहाँ दिल्ली में बैठ करके कोई जिक्र कर भी लेंगे तो ग्राउंड पे आपके कार्यकर्ता हो सकता है कि उल्टा चले जाएं। ऐसा पास्ट में कई बार हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस और सपा का अलायंस का मैं पहले भी जिक्र आपके प्रोग्राम में कर चुका हूं कि उसमें कांग्रेस को, तो जहां कांग्रेस थी, आप देख लीजिए विधानसभा में, पिछले 2 विधानसभा में कांग्रेस कहाँ है, लोकसभा में कांग्रेस कहाँ है। पिछले लोकसभा में कांग्रेस का टैसिट अलायंस जो था वो जेडीएस, सपा, बसपा और आरएलडी के साथ था जी। 2 सीटों में से घट के 1 सीट पे आ गए, इस बार वो भी सीट मुश्किल हो सकती है। तो ये जो बात है कि नहीं जी यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ ये बातें होती रहेंगी, महाराष्ट्र में कोई स्थिति अच्छी नहीं, पवार साहब कहाँ जाएंगे वो पता नहीं। तो ये इंडिया अलायंस आपने बना तो लिया, नाम रख लिया, पूछ लीजिए नाम का मतलब क्या है, तो लोगों को समझ में नहीं आता नाम का मतलब क्या है। तो आप ऐसे चीज को लेकर के चलेंगे और कल को हम सब साथ में आ जाएंगे। एक ही निर्णय अभी तक लिया है, तो सीट शेयरिंग की बात नहीं, बाकी चीज बात नहीं, लड़ाई हो रही होने दो। कुछ 3 प्रदेश, 4-5 प्रदेश के चुनाव के इलेक्शन अनाउंस होंगे, नहीं जी वहां जो चलना है वो चलता रहेगा। तो ये कम से कम आज जो हुआ है पंजाब में और उसके पहले वेस्ट बंगाल में, जिस तरह का मतलब ये पोस्चरिंग नहीं है। कई बार ये होता है कि बार्गेनिंग के लिए पोस्चरिंग होती है, बार्गेनिंग से काफी ज्यादा है। और जितने भी स्टेट आप देख लीजिए, जहां जहां वन कंस्टिट्यूएंसी की बात हो सकती थी कांग्रेस के अलायंस के साथ या बाकी पार्टियों के आपस के अलायंस के साथ, वहां क्या क्या हो रहा है।
इंटरेस्टिंग। रामकृपाल जी आपको जोड़ना चाह रहे थे, फिर मैं संजय जी के पास जाता हूं। जी बताइए। नहीं, मैं मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ नहीं, मैं अच्छा, सवाल तो आपने पूछा नहीं, इसी पर नहीं, आप बीच में इशारा करें इसलिए मैंने कहा आप कुछ ऐड कर ले, फिर मैं संजय के पास जाऊंगा। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि देखिए, जैसा संजय जी कह रहे हैं और दोनों संजय जी, एक सिंपल सी बात है, इंडिया अलायंस हो या ना हो, देखिए 4 स्टेट हैं मुख्य रूप से, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और अगर जोड़ने को कह ले तो दिल्ली और पंजाब। ये 6 स्टेट मिलकर के 230 सीटें के करीब होती है। अच्छा, इन 230 सीटों में अगर कांग्रेस को, मान लीजिए कांग्रेस को अगर 100 सीटें नहीं जीत करके वो आती है, या 75 सीट भी, तो कांग्रेस कहां से 3 वो तिहाई में पहुंचेगी? क्योंकि बाकी जगह तो आप समझ लीजिए सीधा मुकाबला है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो अब से बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ अब तक का रहा है, वो तो बिल्कुल सीधे दिखाई पड़ता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी का जो होता है, वो जहां कांग्रेस और ये दोनों, हमारी स्ट्राइक रेट 80-90% जाता है। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस, बंगाल में ममता जी कितनी सीटें देंगी कांग्रेस को, बिहार में कितनी सीटें देंगे लालू जी और नीतीश कुमार कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश में अखिलेश कितनी सीटें देंगे, और महाराष्ट्र में अभी अभी संजय राउत बहुत पहले कह चुके हैं कि शिवसेना जो 19 सीटें जीती थी उस पर लड़ेंगी। मैंने अभी प्रियंका चतुर्वेदी से एक कार्यक्रम में पूछा कि आप उस स्टैंड पर अभी भी कायम? उन्होंने कहा यस। तो मतलब महाराष्ट्र में भी आप समझ लीजिए कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। टोटल 48 हैं, जिसमें से शिवसेना का एक फैक्शन कह रहा है कि हम 19 जो हमारे जीते हुए थे, हम उस पर सब लड़ेंगे। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस, अब इसके बाद देखिए, जैसा संजय कह रहे थे, साउथ में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? आंध्र तेलंगाना आपके हाथ से निकल चुके हैं, उड़ीसा आपके हाथ से चला गया है। तो और अगर कांग्रेस को 150 सीटें नहीं मिलती हैं, तो इस देश की जनता किसी तरह के गठबंधन को विकल्प नहीं मानेगी जी। क्योंकि जब जब विकल्प हुए हैं, 6 विकल्प हुए, 6 प्रधानमंत्री 6.5 साल चले हैं, भारत की जनता किसी ऐसे विकल्प के लिए वोट नहीं डालेगी। अगर कांग्रेस 150 के आसपास जाती दिखेगी, तो फिर इस सोकाल इंडिया। संजय कुमार सर, एक सवाल ये है, जैसे अभी रामकृपाल जी ने भी कहा और संजय सिंह जी ने भी कहा कि कहाँ किसको सीटें कितनी मिलेंगी, उसमें कांग्रेस के सामने एक बड़ी चिंता है। ये सवाल है मेरा कि क्या कांग्रेस ये इस रणनीति पे काम कर सकती है, कर रही होगी कि पहले ये जो 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ अगर वो अपना प्रदर्शन बेटर कर ले, जैसे राहुल गांधी जी बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो राजस्थान नेक एंड नेक है, बाकी 2 में तो कॉन्फिडेंटली जीत रहे हैं। अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस अपना प्रदर्शन बढ़िया करती है और जीत लेती है मान लीजिए, तो उनको फिर ये आंख नहीं दिखा सकते जो अभी बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं लोग बैठ के, अखिलेश यादव जी और ये फलाना ढिमकाना, कि आपको मैं सीट नहीं दूंगा, मैं तय करूंगा कि किसको कितनी मिलेंगी। क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में रिवाइव होने में बहुत समय लगता नहीं है, एक झटके में पार्टियां रिवाइव हो सकती हैं। तो क्या ये हो सकता है कि राहुल जी इसीलिए चुप रहे होंगे, अच्छा ठीक है अभी आप लोग बोल लो, जरा एक बार ये चुनाव निपट जाए फिर देखता हूं मैं। नीरज जी की पॉलिटिक्स में रिवाइव करने में समय लगता नहीं है, और आप यूपी के संदर्भ में भी जिक्र कर रहे थे कि जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई 2 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। देखिए क्या होगा, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन अगर इन 3 राज्यों में कर भी ले, उनकी बार्गेनिंग पावर न तो वेस्ट बंगाल में बढ़ेगी, बढ़नी भी नहीं चाहिए, और न ही यूपी में बढ़ेगी। और मैं फिर कहूंगा यूपी में भी उनकी बार्गेनिंग या उनके दावों को पुख्ता करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि जिन 3 राज्यों की आप बात कर रहे हैं वहां पे तो डायरेक्ट फाइट है। तो अगर वहां कांग्रेस जीतती है, अच्छी बात है, कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन करेगी, 3 राज्यों में सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा कोई 3 विक्ट्री से ऐसा नहीं संदेश दिखाई पड़ता है कि बंगाल में तृणमूल का ग्राफ नीचे जा रहा है, या यूपी में समाजवादी पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है, या कहूं कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है।
ऐसा तो संदेश जाता नहीं है। तो ये 3 पार्टियां जिनका मैंने जिक्र किया, ऐसी और तमाम पार्टियां होंगी अलग अलग राज्यों में, वो तो अपना दावा ठोकेंगी और मुझे लगता है जायज भी होगा उनका दावा ठोकना, क्योंकि 3 राज्यों की जीत से कहीं यह संदेश नहीं जाता है कि यूपी में भी कांग्रेस मजबूत हो गई है और बंगाल में भी कांग्रेस मजबूत हो गई है और आंध्रा में भी मजबूत हो गई। मैं इन 3 राज्यों का उदाहरण इसी के लिए दे रहा हूं कि ये सब ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी कांग्रेस का वोट सिंगल डिजिट में है। से जुड़ा और है, बड़ी मजेदार बात है। अगर ये मान लीजिए समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है यूपी की और वो फाइट में है, ऐसे ही बंगाल में टीएमसी है, तो अगर आप एक अलायंस में है, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस ने अभी 1 सीट जीत पाए थे लोकसभा की, तो जिंदगी में कभी वहां जीत नहीं पाएंगे। आप उनको दीजिए 4-5 सीट और अपना वोट ट्रांसफर कराइए, जिताइए। नहीं, वो तो अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि देखिए अगर हम बंगाल इसलिए नहीं देंगे कि वो ट्रांसफर में दिक्कत है। नहीं, जैसे मैं बंगाल का उदाहरण दूं, हाँ। तो बंगाल में 42 सीटें हैं, तो बंगाल में 42 सीटें, अगर विपक्षी गठबंधन हो गया, मान लीजिए कि एक एडजस्टमेंट हो गया, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट किसी तरह का अगर आपने अरेंजमेंट कर लिया और मान लीजिए कि कांग्रेस को आपने 4 सीटें दे दी और लेफ्ट को भी अगर आपने 3 सीटें दे दी, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, आपकी 7 सीटें चली गई, इसके बाद भी आपके पास 35 सीट है चुनाव लड़ने के लिए, तब 35 में आपके 30 जीतने की संभावना रहेगी। आप हो सकता है 31-32 भी जीत जाए, क्योंकि अगर ये गठबंधन हो गया या सीट शेयरिंग हो गया प्रॉपर, तो बीजेपी धराशायी हो जाएगी। ये करने में अखिलेश को या ममता को दिक्कत क्या है? उनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों करूं, ये मैं अपना जीता हुआ आदमी इनको क्यों दे दूं भाई? क्यों उनको ये ऐसा मन में सोच है क्या, या इनको ये डर है कि हमारा वोट ट्रांसफर नहीं होगा, सीट बर्बाद हो जाएगी? अखिलेश को जीता हुआ सीट तो है कौन सा? नहीं, उनको तो यही लगता है कि मैं ही फाइट में हूं, मैं ही लड़ रहा हूं, तो वो तो कह रहे हैं कि 80 जीतेंगे हम इस बार, तो मैं उसी प्रेमाइस पे मान के चलूं। तो नहीं, वो तो दावे तो होंगे, लेकिन नहीं, मैं बंगाल का उदाहरण और यूपी एक फॉर्मूले पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि यूपी में तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने प्रॉपर गठबंधन भी कर लिया, वहां बीएसपी अकेले अलग चुनाव लड़ रही है। हाँ, वहां तीसरा साथ आने के बाद भी वो संभावना नहीं रहेगी जो बंगाल में संभावना बनती हुई दिखती है कि अगर आपने बंगाल में गठबंधन अच्छा कर लिया तो बीजेपी, मेरे हिसाब से बहुत एक क्रूड अनुमान है, शायद 5-7 सीटें लाके सिमट जाएगी और बाकी सीटें इस गठबंधन के पाले में चला जाएगा। यूपी में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। अगर सीटों का बंटवारा प्रॉपर तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कर भी लिया तो नतीजे क्या होंगे इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कम से कम मैं ये तो कहता हूं कि इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि फिर भी बीजेपी 55-60 के आसपास है। ओके, 55-60। और मायावती जी ने तो ताल ठोक दिया कि वो अकेले लड़ेंगे। ये दरअसल ये 2-3 सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछे कि ये सवाल आप प्रेम कुमार जी के पास जाएगा ब्रेक के बाद, कि अगर ये इतना आसान है गठबंधन के थ्रू चुनाव लड़ना और आप देना नहीं चाहते, उसके पीछे शायद ये मंशा है कि वोट ट्रांसफ़र होता नहीं दोस्त। ग्राउंड पे ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि इनको जिता दो, ये अपने गठबंधन के आदमी हैं। इसलिए ये मैं कह रहा था कि ये जो झगड़ा झंझट, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी चल रही ना, गाली गलौज वाला, ये नुकसानदायक है। जो आप कह रहे थे कि बाद में देख लेंगे फिर जीत लेंगे, ये दरअसल ऐसा होता नहीं पॉलिटिक्स में। ये मेरा सवाल है, लेकिन ब्रेक के बाद प्रेम जी आपसे जवाब लेंगे। फिर से आवाज़ अड्डा में और आज चर्चा हो रही है इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी और उसके तमाम गठबंधन दलों के बीच में जो खींचतान, रस्साकसी, छींटाकसी चल रही है, उस पर बातचीत करें। प्रेम कुमार जी, ब्रेक से पहले मैंने सवाल रख दिया था आपके लिए, बताइए सर। जी वाजपेयी जी, देखिए हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें बहुत सही रामकृपाल जी की बात से ही मैं आगे बढ़ाता हूं कि वास्तव में जब गठबंधन होता है तो वो निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं का कोऑर्डिनेशन हो पाता है कि नहीं, वोटों का ट्रांसफर हो पाता है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। लेकिन यही से पॉइंट को मैं थोड़ा रिवर्स बोलना चाहता हूं कि कोई गठबंधन होता ही इसलिए है क्योंकि ये कार्यकर्ता से लेके पार्टी तक की जरूरत बन जाती है। यानी मैं उदाहरण देकर बताता हूं, जैसे अखिलेश यादव जी सत्ता में थे, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, पूरे नतीजे मिले, विपक्ष में रहे। कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन क्यों किया? क्योंकि उनको लग रहा था कि हम सत्ता से बाहर जाने वाले हैं।
लेकिन फिर भी वो गठबंधन भी रिजल्ट नहीं दिया। इस बार का जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, अखिलेश यादव जी को 38% वोट मिले और इतने वोट में तो पहले सरकार बनाया करते थे, इससे कम वोट में। इस बार इतने वोट लेकर के भी सरकार बनाने की स्थिति नहीं थी। अब उनको लग रहा है कि नहीं, अगर सत्ता में रहना है तो हम अपने दम पर उतना वोट प्रतिशत नहीं ला सकते यहाँ विधानसभा चुनाव में भी, यानी हमारी राजनीति की जरूरत है गठबंधन। तो ये गठबंधन की जरूरत जो पार्टी में होती है वो लोगों को जोड़ती है, और इसलिए कार्यकर्ता भी अपना फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता बाहर से नहीं आते, वो जमीनी स्थिति को समझ रहे होते। 2019 में तो नहीं बना था गठबंधन, 2024 में क्यों बन गया गठबंधन? क्यों? इसलिए क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को लगता है कि इसके अलावा रास्ता नहीं है। यही रास्ता है, गठबंधन करके ही एक ऐसी ताकतवर, रिसोर्सफुल और कई मायनों में ये ताकत, अभी मैं चर्चा करूंगा। इतने सीरियस दल वाले नहीं है जितनी सीरियसनेस आप बात कर रहे हैं, बहुत संजीदगी बात है। तो इतने सीरियस दल होते तो फिर क्या था? लेकिन मैं थोड़ा सा याद करना चाहता हूँ संजय कुमार जी की बात का, जो उन्होंने कमजोर और मजबूत का उदाहरण दिया। तो मजबूत अलग बीजेपी है, इसलिए नीचे कोई बोल नहीं पाता है, और दूसरा अलकमान कमजोर है, इसलिए सब ज्यादा बोलते हैं और लड़ते झगड़ते हैं। मैं तो मजबूत और कमजोर का डेफिनेशन ही उल्टा समझ गया। अब मजबूत, ऐसा मजबूत किस वास्तव में क्या मजबूत है? ये तो कार्यकर्ताओं के लिए कमजोरी का लक्षण है, बोल नहीं पा रहे हैं कहीं, मतलब एक तरह से मजबूत यहाँ कमजोर हो गया, और जो कमजोर है वही दरअसल मजबूती है लोकतंत्र की। तो माने भी बदल जाते हैं कमजोर और मजबूत होने के। और हम ये कहना चाहते हैं, ये गठबंधन पहले कभी इस तरीके का अनोखा गठबंधन नहीं दिखा था। इतने डिफरेंसेस के बावजूद नेता एकजुट हैं, इस यूनिकनेस की चर्चा हम नहीं करते। हम इस बात की चर्चा करते हैं कि ये अब भी लड़ रहे हैं। अरे लड़ते हुए एकजुट हैं। हिंदुस्तान के बारे में भी लोग बोला करते थे, अरे ये तो उत्तर दक्षिण में बटा है, हिंदी को दक्षिण में लोग नहीं स्वीकार करेंगे, अंग्रेजी हिंदी पर लड़ जाएंगे, पूर्व पूरब अलग है। लेकिन फिर भी ये विविधताओं का देश इंडिया है। वही इंडिया विपक्ष में भी विविधताओं का ही गठबंधन है। ये कुमार जी, अरे सुनो ना सर, जो संजय कुमार जी ने कहा, मैं भी पत्रकार हूं, लेकिन मैं उनके साथ हूं। देखिए, उद्दंडता एक दूसरी चीज होती है और सख्त नेतृत्व एक दूसरी चीज होती है। राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, खड़गे जी ने कितनी बार मना किया कि मुंह बंद रखो, नहीं बोलने का है, फिर भी बोल रहे हैं वो। ये उद्दंडता है सर, ये डेमोक्रेसी नहीं है, इसको उद्दंडता कहते हैं। और इस देश की एक बड़ी प्रॉब्लम है ओवर डेमोक्रेसी की। हर आदमी का एक ओपिनियन है, किसी से भी विदेश नीति पे चर्चा कर लो आप, सड़क पे चलते हुए विदेश नीति पे डिस्कशन हो जाएगा तुरंत। ये जो दिखाता है ना कि आप जरूरत से ज्यादा ओपिनियटेड समाज में रह रहे हैं, ये उद्दंडता के दायरे में मेरे हिसाब से आता है। इसलिए मना करने के बावजूद, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी ने कहा होगा अधीर रंजन जी को कि आप धीरे धीरे बोलते रहो तो अलग बात है, अदरवाइज ये उद्दंडता मानता हूं मैं। इसलिए सख्त नेतृत्व तो एक अलग चीज है। अगर ये मान लिया जाए कि उन्होंने कहा कि नहीं बोलना है और तब बोल रहे हैं, तब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितनी बार उनके क्या बात है सर, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि किसी नेता को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। अब आप ये भी मत झुठला दो, उसके बावजूद बोल रहे हैं। नहीं, ये देखिए फर्क होता है कि जब एक गठबंधन बन गया तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचना चाहिए, ये तो निश्चित रूप से कहा गया है और कहा जाता रहेगा। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के बड़े नेता वास्तव में इस हद तक एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं कि टूटने की स्थिति आ जाए? ऐसा नहीं है। स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल मतलब गजब कर रहे हैं। अब ये तो मतलब फिर क्या एक दूसरे के खिलाफ मतलब क्या करें बताइए? विधायक उठवा लिया, चैलेंज कर रहे हैं सरकार को, विधायक ही वो जो जीत के आया था बंगाल में उसको अपनी पार्टी में, अब इससे तक क्या चाहते हैं आप? क्या और क्या करते हैं तो माना जाए कि हाँ ये गठबंधन के अंदर मतभेद है। जिसके खिलाफ आपने मोर्चा खोल रखा है उसके साथ शरद पवार जी गलबहियां करते रहते हैं, रोज ऑप्टिक्स देते हैं। अब और क्या चाहिए आपको? तो आप इससे भी ये मतलब क्या निकाला जाए कि शरद पवार जो है उनका रुख बदल गया? वो मुझे क्या पता, ये तो आप बताओ ना सर, आप बताओ। शरद पवार जी का अतीत है, वो बीजेपी के साथ मिलकर कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है और ना लड़ेंगे। इसी हिसाब से मैं कहना चाहता हूं, अच्छा ठीक नहीं लड़ेंगे, तो सीधा विश्लेषण है।
प्रेम कुमार जी, पॉइंट टेकन, कोई भविष्यवाणी नहीं है। पॉइंट टेकन। हम लोग यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं, हमें क्या लेना, भविष्यवाणी जो होगा देखा जाएगा। एक कमेंट संजय सिंह का, उसके बाद लास्ट कमेंट संजय कुमार जी का। संजय सिंह जी बताइए, क्या ये ऐसे चलेगा क्या? संजय सिंह जी। देखिए, एक तो प्रेम कुमार जी सही कह रहे हैं कि अनूठा गठबंधन है, पहली बार ऐसा हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लोगों को डिसाइड करना है कि कैसा अनूठा है। लोग देख रहे हैं कि ऐसा अनोखा गठबंधन तो आज तक भारत ने नहीं देखा था, और वो अपने हिसाब से निर्णय ले भी ले। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब वो कंट्रोल कर रहे हैं देश के नैरेटिव को, राइट? अभी आपने बताया ही कि जैसे शरद पवार जी ने जो कहा, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं किस तरह का नैरेटिव कंट्रोल हो रहा है, या राहुल गांधी जी स्वयं जो कहते हैं वो कितना नैरेटिव बिल्ड करता है। तो सबसे बड़ी बात है वोट ट्रांसफर की बात। संजय कुमार जी डेटा को काफी अच्छा एनालाइज करते हैं, उनका काफी इस बारे में एक्सपीरियंस है। थोड़ा मैं ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड एक्सपीरियंस के साथ एक चीज कह रहा हूँ जी कि कांग्रेस पार्टी के लिए मायावती ने काफी पहले एक चीज कही थी, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ कभी फिर समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं होता, हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है कांग्रेस को, कांग्रेस का कोई वोट ट्रांसफर नहीं होता। मायावती ने उसके बाद कोई समझौता नहीं किया, मतलब किसी भी तरह का अंडरस्टैंडिंग इलेक्टोरल नहीं किया। अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी गई, अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी, जिसका जिक्र प्रेम कुमार जी कह रहे थे, दोनों की संख्या देख लीजिएगा 2017 में क्या संख्या थी कांग्रेस पार्टी की और अखिलेश यादव की, वो संख्या भी ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद कहीं भी आप देखिए कांग्रेस क्या इस स्थिति में है कि कांग्रेस पार्टी अपना जो वोट है किसी और को ट्रांसफर कर पाए। पहले तो कांग्रेस का कंफ्यूजन ये है कि उसका अपना वोट है कहाँ, क्योंकि उनका जो अपना वोट था उसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन अपर कास्ट ब्राह्मण वोटर्स इन पर्टिकुलर वो था। कांग्रेस का ये जो नया टिल्ट आया है वुमेन रिजर्वेशन के साथ, या जिस बात की लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी मुखालफत कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस या बाकी चीज को, तो अपर कास्ट भी जो बचा खुचा है वो उनके पास होगा क्या, या ओबीसी उनके पास मतलब कितना था, मुझे बहुत संदेह है ओबीसी वोटर्स उनके साथ कितने बचे थे। स्टेट में जहां आमने सामने चुनाव है बीजेपी के साथ, वहां मान लीजिए कभी बीजेपी आ जाएगी कभी वो आ जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे अगर आप देखें मुस्लिम उनके साथ कर्नाटक के बाद कांग्रेस में बहुत उम्मीद जगी है कि मुस्लिम हमारे पास वापस आ रहा है। लेकिन बाकी जहां गठबंधन की बात है, इसीलिए मैंने कहा कि जहां 200 में तो आमने सामने है, बाकी जगह जहां गठबंधन है वह गठबंधन पार्टनर ये देखेगा कि कांग्रेस की एबिलिटी है क्या। दूसरी चीज, ग्राउंड पे जब झगड़ा होता है, जो मजबूरी होती है, बस 10 सेकेंड, ग्राउंड पे जब झगड़ा होता है, मजबूरी होती है और पार्टियां एक साथ आ जाती हैं, तब कार्यकर्ता मन मार करके साथ कब देता है। दो ही सिचुएशन है। एक सिचुएशन वो होती है जिस समय आपका सेंट्रल लीडरशिप मजबूत होता है, तो आपको लगता है कि चलो यार कोई बात नहीं, हमें जिताना है, हम सरकार में आ रहे हैं, बाकी कहीं वो जा रहे हैं, उस केस में। और दूसरा, ग्राउंड पे भी एक सामने वाले के पक्ष में वो नाराजगी होनी चाहिए। अगर आप और कांग्रेस के कार्यकर्ता में इतनी नाराजगी है, या कांग्रेस के कार्यकर्ता बंगाल में मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनकी जान तक जा रही है, रोज लड़ रहे हैं, तो क्या वो तृणमूल के साथ आएगा, उनका वोटर साथ में है, या वो बीजेपी की तरफ ड्रिफ्ट हो जाए। ये सब काफी सारे सवाल हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी को समझ करके परखना हो। बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें मुझे लगता है जो आसन्न विधानसभा चुनाव है ना, इसके बाद स्पष्ट होगी जब कांग्रेस अपना रुख तय करेगी। संजय जी, आखिरी कमेंट आपका है, समय भी एकदम कम है, लेकिन आप आराम से बताइए हमें कि मोटा मोटी हम लोगों ने बहुत सारे विषय बात की, डिस्कशन किया, अलग अलग पॉइंट्स हो जाके। इस समय मोटी मोटी तस्वीर क्या बन रही 24 के इलेक्शन के मद्देनजर? इस वक्त तस्वीर बहुत साफ है, मेरे नजरिए से साफ है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर बढ़त बनाई हुई है, और डिसिसिव बढ़त है, क्योंकि मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं, और इस वक्त हमें इस बात का अंदाज नहीं है, या मैं कहूं इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि विपक्षी गठबंधन होगा और वो एक संयुक्त उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर पाएगा। इस प्रेमाइस पे मैं कह रहा हूं, इस वक्त लगभग मुकाबला तो दो ही गठबंधन के बीच होगा। एक तरफ बीजेपी है, इंडिया है, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। एनडीए को काफी बड़ी बढ़त है, अगर मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं 2024 के संदर्भ में। तो क्या चीज सर इनके फेवर में काम कर रही है, एनडीए वालों के? एनडीए के फेवर में सबसे पहली बात कि एक गठबंधन की आवश्यकता है। जब तक आप 1-to-1 फाइट नहीं करेंगे, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी के पास स्वयं 37% वोट है। बीजेपी अगर 2019 के चुनाव की बात करें
तो बीजेपी ने 225 सीटें 1 लाख से ऊपर के मार्जिन से जीता हुआ है। ऐसा माहौल मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ये जरूर है लोगों के बीच में थोड़ी नाराजगी है प्राइस राइज को लेके और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, मैं ये नहीं, मैं मानता हूं इसकी नाराजगी है, बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन इसको कवर अप करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी छवि, उनका स्टेचर और उनके ईमानदार प्रधानमंत्री की छवि, तो वो उसको कवर अप कर देता है। इस वजह से मुझे लगता है बीजेपी आगे मुझे दिखाई पड़ती है इस पर। हाँ, कई सारे जो सर्वे, इवन जो एकदम लेटेस्ट सर्वे में देखो तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं पिक करता हूँ उस पूरे सर्वे में कि ये सारे समस्याएं आती है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, कई जगहों भ्रष्टाचार का आरोप है, काम नहीं हो रहा है। उसके बाद भी जब ये पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगे, तो लोग कहते हैं मैं मोदी जी को वोट दूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद भी उन्हीं से है कि मेरी इन समस्याओं का हल भी वही निकालेंगे। ये इस तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उनका क्रक्स है। बहरहाल अभी काफ़ी दूर है चीज़ें, और बड़ी चीज़ें डिस्कस होंगी, तय होंगी, इन सब पे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आप सारे मेहमानों को सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बड़े एनालिसिस करने के लिए कि इस समय इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।